नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। लगातार उत्तर प्रदेश से आप हमारा चुनावी कवरेज देख रहे हैं। लखनऊ के दिलकुशा कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत ये पूरा इलाका है और बहुत हैरानी हुई, खुशी भी हुई देख करके। इतना ज़्यादा शांति, इतना सुकून, इतना अमन इस पूरे इलाके में। हालांकि उत्तर प्रदेश में जितनी उथल पुथल पिछले 5 साल में देखने को मिली है, क्या उतने सुकून का वक्त आ रहा है क्या, या फिर ये तूफान से पहले की जो खामोशी है वो हम देख रहे हैं। बहुत बेहतरीन मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ मौजूद है, जिनके जरिए हम ये समझेंगे, खासकर एक ऐसी स्थिति में हम आके खड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश चुनावों के मद्देनजर, जहां न चुनावों से बहुत नजदीक हैं हम, ना ही चुनावों से बहुत दूर हैं। लेकिन पिछले कुछ हफ्ते में जिस तरह की खबरें आई हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता का मूड बदल गया है। मूड बदल गया है, हवा बदल गई है। क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा था कि ये तो कोई चुनावी जंग है ही नहीं, भाजपा और योगी आदित्यनाथ वापस आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ हफ्तों में लगातार ये सुनने में आ रहा है कि हवा बदल गई है, मैं इन मेहमानों के जरिए ये समझने की कोशिश करूंगी कि क्या वाकई हवा बदली है, मूड बदला है। क्या इसका अंदाज़ा हम लखनऊ से लगा सकते हैं? क्या ये तजुर्बेकार लोग जो उत्तर प्रदेश को कई दशकों से देख रहे हैं, क्या उसे महसूस कर सकते हैं? और इसके मायने क्या हैं, इसकी वजहें क्या हैं? कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर ये मूड और हवा बदली? यानी कि क्या योगी आदित्यनाथ वापस आएंगे या अखिलेश यादव को फिर से एक बार चांस मिलेगा 2022 में? सबसे पहले मेरे साथ शरद प्रधान जी मौजूद हैं। शरद प्रधान को आप अच्छी तरह जानते हैं, द वायर पर उनका कार्यक्रम आप उत्तर प्रदेश की राजनीति पर देखते हैं। इसके अलावा मेरे साथ सुनीता एरन मौजूद हैं, हिंदुस्तान टाइम्स से जुड़ी हुई हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की रेजिडेंट एडिटर हैं। दोनों वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ में ही रहकर उत्तर प्रदेश को कवर करते रहे हैं पिछले कई दशकों से। आलोक जोशी हैं, सत्य हिंदी से जुड़े हुए हैं, आप इनका कार्यक्रम देखते हैं। आज इनको हम मेज़बान नहीं मेहमान बनाकर अपने कार्यक्रम में ले आए हैं, तो एक अलग रोल में आज आपको नजर आ रहे हैं आलोक जोशी, और बहुत खूबसूरत सी इन्होंने रंग बिरंगी शॉल पहनी हुई है। इसके साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं ब्रजेश शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी लखनऊ वासी हैं। और मेरे साथ एक और ख़ास मेहमान है हुसैन अफसर साहब, जो कि उर्दू का जाना माना अखबार है डेली आग, उसके एडिटर हैं ऑनलाइन वर्जन के। सो इन सब मेहमानों के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शरद जी, हमेशा की तरह मैं आपके साथ ही शुरुआत करूंगी। मुझे ये बताइए कि जो हवा बदलने की बात हो रही है, मूड बदलने की बात हो रही है, जो फ़िज़ा बदलना कह दें, हम लखनऊ में बैठे हैं, इस बदली फ़िज़ा को आप महसूस कर रहे हैं? ये फ़िज़ा बदल रही है कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि ये दिख रहा है कि माहौल बदल रहा है। और ये पिछले सिर्फ मेरा ख़्याल 1 महीने में इस तरीके का हुआ है। 1 महीने पहले ऐसे हालत नहीं थी। और धीमे-धीमे जिस तरीके से पत्ते खुल रहे हैं, और जिस तरह से अभी हाल में जिस तरह से ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी ने जिस तरह फार्म लॉज़ को रोल बैक किया है, उससे और ज़्यादा मुझे लगता है फ़िज़ा बदलने का अंदेशा हुआ है। क्योंकि ये चीज़ पहली दफ़ा हुई है कि नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर, जिनके बारे में कहा जाता है कि मतलब एक तानाशाह के रूप में उनको देखा जाता है, और उन्होंने कभी भी किसी चीज़ में रोल बैक नहीं किया। पहली बार ये कहना कि भाई ही इज़ बोड डाउन बिफोर द विशेज़ ऑफ द पीपल, तो इसकी वजह से लगता है कि हाँ, वाकई में फ़िज़ा जो है बदल रही है। और ये सबको मालूम है कि आज की डेट में लड़ाई जो होगी, मेन इलेक्टोरल बैटल जो होगी, वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। अखिलेश भी शुरू में जो है बहुत रेस्ट्रेंड से लग रहे थे, बड़े धीमे धीमे निकल नहीं रहे थे घर से, फिर निकलना शुरू किया। और फिर अब जिस तरह अलायंसेस उन्होंने छोटी पार्टी से जोड़ना शुरू किया है, उससे उससे लगता है कि हाँ, जोश आ रहा है। उधर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी, हालांकि कांग्रेस का कोई सबसे बड़ा हैंडीकैप ये है कि उनके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी ने ज़मीन पे उतर करके इतना कर दिया है कि कांग्रेस के बारे में लोग अब जिक्र करने लगे हैं। अभी तक तो वो सीन में ही नहीं थी, तो अब वो उसकी गिनती होने लगी कि हाँ भाई, वो भी खेल का हिस्सा है वो। खेल का हिस्सा है। ब्रिजेश जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से अभी तो शरद प्रधान जी ये कह रहे हैं कि एक ऐसा नेता जो कि कभी इस बात के लिए नहीं जाना जाता था कि वो कोई भी फैसला वापस ले, बड़े ही लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने काम किया, जिन जिन समुदायों के बारे में उन्होंने फैसले लिए उन्हीं से कभी बातचीत नहीं की, और फिर आखिरकार वो ये कहते थे हम उनको नहीं समझा पाए, कश्मीरियों को नहीं समझा पाए, सीए प्रोटेस्टर्स को नहीं समझा पाए, जीएसटी के मामले पे कारोबारियों को नहीं समझा पाए, अब किसानों को भी नहीं समझा पाए। अब तो बाकायदा उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दे दिया और ये कहा कि एक धड़ा ऐसा है जो इससे नाराज था, उसको हम समझा नहीं पाए। मैं बोर्ड देख रही थी यहाँ लखनऊ में लगे हुए हैं कि लाखों किसान
तो पहली बात तो वो ये भी कहते हैं कि एक धड़ा नहीं था, अब ये बोर्ड कह रहा है कि लाखों किसान थैंक यू कहना चाहते हैं, मोदी जी थैंक यू। एक जो आर्ग्यूमेंट बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है वो ये कि जितने बड़े चाणक्य हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक वॉर को जीतने के लिए एक बैटल हार दी है, एक बड़ी जंग जीतने के लिए एक छोटी सी लड़ाई हार गए हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, ये पहली बार नहीं है कि किसान जो कृषि कानून वापस लिया है। इसके पहले वो भूमि कानून को वापस ले चुके हैं और उसमें भी इतना ही विवाद हुआ था। आपको याद होगा कि भट्टा परसौल गए थे राहुल गांधी और एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था। बड़े नाटकीय ढंग से हाँ, ना? और उसको भी काफी लंबा आंदोलन चलने के बाद उसको वापस उन्होंने दिया था। और ये किसानों से ही संबंधित दूसरा ये घटना है जब उन्होंने अपने पैर खींचे। कारण क्या है कि इस बात को ये बीजेपी सरकार, मोदी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मुद्दा भले ही कुछ राज्यों में सीमित हो, लेकिन इसका असर तो आप मुद्दे तो बनते हैं। ये तो कहने के लिए आप नहीं कह सकते कि साहब कोई असंतोष नहीं है। असंतोष है, तभी तो किसान आंदोलन कर रहा है वहां पर। आप भले कह दीजिए पूर्वांचल में इसका असर नहीं है, मध्य उत्तर मैं तो दौरा करता हूं, यहाँ पर वास्तव में उतना उसका कोई असर नहीं दिखता। लेकिन जब चुनाव चलता है तो चुनाव में इस तरह के मुद्दे उठते हैं, उसमें बाधाएं खड़ी होती हैं, उसमें सवाल पूछे जाते हैं, उसके जवाब भी देना पड़ता है। तो चुनाव पहले, और उससे भी बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम विधायकों का दबाव तो था ही। सबसे बड़ा खेल तो पंजाब को लेकर था। पंजाब में जो था, पंजाब में इस कानून के रहते वो चुनाव में नहीं जा सकते थे। तो अब वापस लेकर के अब आगे क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पंजाब में वो लड़ाई के मैदान में कूद रहे हैं। इस कानून के रहते नहीं जा सकते थे, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनके विधायकों को लगता है कि अब जो लड़ाई है वो कम से कम बहुत से ऐसे गांव में मैं जानता हूं कि जहां पर इनके लिए कठिन होता प्रचार करना, तो अब उसमें थोड़ी इनको सहूलियत होगी। हालांकि मैं जब किसानों से बात कर रही थी, ये महासम्मेलन जो हुआ, तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा, बिल्कुल पॉइंटेड ये सवाल, कि क्या अब आप ये कम से कम इजाज़त देंगे कि उनके कैंडिडेट या उनके मंत्री जो पहले आप आने नहीं दे रहे थे, उन्होंने कहा कि हालात में कोई तब्दीली नहीं हुई है। अब ये मुझे नहीं मालूम कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा होगा या सिर्फ जिन किसानों से मैं बात कर रही थी वो ऐसा कह रहे थे। हुसैन साहब, मुझे ये बताइए, आपकी अभी तक जिसको ये माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के आगे, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता के आगे मुट्ठी भर किसान जो कि देशद्रोही हैं, जिनको आईएसआई प्रायोजित हैं, इस तरह से हमने देखा हर शाम, जब भी खालिस्तानी भी हैं, तो हर शाम हमने जब भी देखा टीवी चैनल पे जिक्र हुआ इस बात का, बहस हुई इस बात को लेकर, हमेशा टारगेट करने को लेकर ही बहस हुई। लेकिन एक जो थ्योरी बार बार सामने रखी जा रही है वो ये कि नरेंद्र मोदी एक बड़े स्टेट्समैन हैं और उन्हें ये भनक पड़ गई थी खुफिया सूत्रों से कि ऐसा तो नहीं है कि पंजाब में कोई एक अलगाववाद फिर से पनप जाए, क्योंकि इसमें बड़ी तादाद में किसान आंदोलन में सिख भी शामिल थे। इस थ्योरी में कोई दम है क्या? देखिए, इसमें शुरू ही से उन्हीं ने बदनाम करना शुरू कर दिया था, और उनका जो आईटी सेल है वो ख़ास करके एक्टिव हो गया था, और उन्होंने उसको खालिस्तानी एंगल देना शुरू कर दिया था। उसके अलावा ये कि कनाडा का हवाला दे रहे थे और इंग्लैंड का हवाला दे रहे थे, जो खालिस्तानी फोर्सेस हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और इसमें फंडिंग भी वहाँ से हो रही है। लेकिन आम तौर से लोगों ने, जो जनता जनार्दन थी भारतीय और या बाहर भी, उनको ये यकीन नहीं था कि इसमें वहाँ से फंडिंग हो रही है या इसमें कहीं से वो वाला एंगल आ रहा है टेररिज्म का। इसका असर ये हुआ कि लोगों ने किसानों से हमदर्दी ज़ाहिर की, क्योंकि बिल्कुल पाक साफ उनका एक मूवमेंट था। लेकिन वही है कि जो प्रोपेगेंडा मशीनरी होती है वो ज़्यादा कारगर साबित होती है और बहुत कम वक्त में वो फैल जाती है। लेकिन अब जो हालात पैदा हुए हैं उसमें यही है कि किसानों के लोग अभी भी हिमायत कर रहे हैं, हामी हैं, और इनकी जो प्रोपेगेंडा है वो फेल हो गया है। तो हमें नहीं लगता कि ये आइंदा जो इलेक्शन होंगे उसमें ये जो पीछे के दरवाजे से ये शुरू कर देंगे कि ये खालिस्तानी चला रहे थे या पाकिस्तानी चला रहे थे या दहशतगर्द चला रहे थे, ये चीज़ें कोई असरअंदाज हो सकेंगी। हमें नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। लेकिन हैरानी मुझे ये होती है कि अगर उन्हें इस बात का अंदाज़ा था
कि किसान इनके वोट बैंक में डेंट कर सकते हैं, तो एक साल तक नाराज़गी क्यों मोल ली? और ये क्या मुमकिन है कि किसी भी वोटर या किसी भी इंसान या जिस तरह का भारतीय वोटर का मिजाज है कि एक साल तक आप उनसे दूर रहे, प्रधानमंत्री जहां रहते हैं, जहां बैठते हैं, जो उनका कार्यालय है, वहां से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर किसान थे, और इसी साल 7 विदेश यात्राएं नरेंद्र मोदी ने की, लेकिन 7 किलोमीटर दूर किसानों से मिलने नहीं गए। तो ये फैसला तब ना लेकर अब क्यों लिया उन्होंने? ये तो पर्सनैलिटी का झक और ज़िद थी जो उन्होंने की, और उसमें उनको ही नुकसान हुआ इस वजह से कि 11 महीने में 700 लोग मरे, और आप वहाँ होके कभी आप उसका जिक्र तक नहीं करते थे। उसके अलावा ये कि आपने वो जिस तरह से सीए का मूवमेंट था, वो तो चलिए आखिर में ये हुआ कि भाई वो कोविड आ गया, कोविड काल शुरू हो गया, इस वजह से वो ख़त्म होना पड़ा, उसकी मजबूरी थी। लेकिन उसमें भी टस से मस नहीं हुए। एक अपने को इन्होंने ये दिखाया था कि हम लास्ट वर्ड हैं और हम किसी भी तरह से हम कोई चीज़ मानेंगे नहीं, और ना ही वो मानने की उन्हें की। ये इसमें फंस गए इलेक्शन में, वरना ये अभी इसमें जो लॉज को इन्होंने वो किया है वापस। लेकिन मतलब चुनाव नहीं होते तो चलता बिल्कुल चलता रहता, आंदोलन। क्योंकि अभी भी उनके एक यूपी के मिनिस्टर कह रहे इलेक्शन हैं कि चुनाव जब हो जाएगा तो हम इससे सख्त लॉज लाएंगे। बिल्कुल, ये भी बात है जी। मेरा तो यही मानना है कि ये मजबूरी में किया गया है, शुद्ध राजनीति की वजह से, और पंजाब से ज़्यादा यूपी इलेक्शंस के बारे में वरी थी, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में जहां बीजेपी को इफरात में सीटें मिली थी, पिछली दफ़ा शायद 104 सीटें, 130 में से 104 या 109 सीटें मिली थी पिछले 100 से ज़्यादा थी जी। हाँ, और वो इस वजह से थी क्योंकि 2013 में वहाँ पे जो दंगा मुजफ्फरनगर में करवाया गया था, उसकी वजह से हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो गया था बड़ा शार्प, और हिंदू पोलराइजेशन हो गया इस वजह से। तो इनको ये बड़ी इस वक्त, और इस आंदोलन की वजह से हिंदू मुसलमान फिर से रीयूनाइट कर गया है वेस्टर्न यूपी में। कर गया या नहीं? सुनीता जी, मुझे ये बताइए कि एक तरफ मंदिर है और दूसरी तरफ है महंगाई। मैंने यहाँ पिछले कई दिनों में लगातार अलग अलग लोगों से बातचीत की, अलग अलग तबकों के लोगों से बात की, गरीब लोगों से भी बात करने की कोशिश की, ऐसे भी लोग जिनके पास रोज़गार नहीं है, ऐसे भी लोग जो ठीक ठाक खाते पीते लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, और उन्हें पूरी इकोनॉमी का फ़ायदा भी पहुँचता रहा है। लेकिन एक जो मुझे कॉमन सेंटिमेंट नज़र आया वो ये कि इतनी महंगाई है कि हर व्यक्ति रो रहा है। महंगाई पे हमने सरकारों को पहले भी गिरते हुए देखा है, अभी किसान आंदोलन पे तो हमने चर्चा की, लेकिन वो लोग जो कि ज़्यादा प्रभावित नहीं हैं किसान आंदोलन से, जिनका कृषि से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, उनके लिए महंगाई और बेरोज़गारी दोनों कितने बड़े मुद्दे हैं? वो चुनावी मुद्दे नहीं हैं। ये मुद्दे 5 साल लोग बात करते हैं, पर जब वोट देने जाते हैं इश्यूज बदल जाते हैं। एक ज़माना था जब इंदिरा गांधी जी ने या बाकी और जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने महंगाई के मुद्दे पे इलेक्शन हारे हैं, जब नारे लगे थे प्याज को लेके और इन सब चीज़ों को लेके। पर अभी ऑफ लेट अगर आप देखेंगे 2014 के बाद आप कितनी महंगाई की बात कर लीजिए, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए, आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लीजिए, आप डेवलपमेंट की भी बात कर लीजिए, हाँ पुअर गवर्नेंस की तो लोग बात करते हैं, डेवलपमेंट की भी बात कर लीजिए। तो भी जब चुनाव का वक्त आता है, अनफॉर्चुनेटली यूपी में आज की तारीख में हम या तो हिंदू बन जाते हैं या मुस्लिम बन जाते हैं, या हम ब्राह्मण बन जाते हैं या ठाकुर बन जाते हैं, या हम शेड्यूल कास्ट होते हैं या यादव होते हैं। वे बड़ी क्लियरली जो एक डिवीज़न हो गया है वो अभी है, और जब तक वो रहेगा तब तक मुझे नहीं लगता महंगाई जैसे मुद्दे इतना ज़्यादा किसी सरकार या किसी पार्टी को हराने की पोटेंसी होगी उन लोगों में, मुझे नहीं लगता है। देखिए सुनीता जी, आप कह रहे हैं हम हिंदू बन जाते हैं मुसलमान, तो जब ये महंगाई पे हराते थे लोग तब हिंदू मुसलमान नहीं थे? तब इस तरह की फीलिंग्स नहीं थी। तब इतनी आपका मंदिर का मुद्दा शुरू हुआ है 1990s में, उसके बाद धीरे धीरे जिस तरह का एक नैरेटिव रहा है, जिस तरह की बातचीत रही है, आज आप बात करिए जनरली लोग कहेंगे ये ठीक नहीं है, जीएसटी से ये नुकसान हुआ, ट्रेडर कहेगा कि हमारे को बिज़नेस में फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ, डीमोनेटाइजेशन का लोग कहेंगे हमें बड़ा नुकसान हुआ। अच्छा तो फिर भैया इलेक्शन में क्या रहेगा? अरे साहब वो तो ठीक ही है, वोट तो हमारा मोदी जी को जाएगा। तो जो परसेंटेज आप कह सकते हैं थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट एक इलेक्शन हराने के लिए जो एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए किसी इशू में, वो मुझे नज़र नहीं आती। जैसे वेस्ट यूपी की बात करें, देखिए बीजेपी इज़ नॉट अ बिग प्लेयर इन पंजाब, वहाँ पे उनको कितना नुकसान है नहीं, बट एक इंटरनेशनल इशू बन रहा था। वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिख पॉपुलेशन अक्रॉस वर्ल्ड, यू नो, और वहाँ से प्रेशर बहुत आ रहे थे। और वहाँ पे अगर आप देखें पंजाब में हर
प्रोफेशन का आदमी समय जुड़ गया था, चाहे वो बॉम्बे में हो, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे कहीं हो, वो चाहे एक इवेंट मैनेजर हो या डांसर हो, एक्टर हो, सिंगर हो, कुछ भी हो, वो सब इस मुद्दे में साथ आ गए थे। तो पंजाब में बीजेपी के लिए एक इशू हो सकता है, बट दे आर नॉट सो बिग अ प्लेयर। वेस्ट यूपी एक इम्पॉर्टेंट उनके लिए है, और वेस्ट यूपी से उन्होंने 2014 से अपनी जो उन्होंने शुरुआत करी थी जीत का, जो पूरा उनका एक कहते हैं कि एक प्रोसेशन जो निकला है 2019 तक, वो वेस्ट यूपी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा। और योगी जी को तब भेजा गया था 2014 में, क्योंकि लव जिहाद और कई इश्यूज़ उठाए गए। 2013 में जो एक डिवाइड क्रिएट हुआ था वो रहा। अब इस आंदोलन से वो डिवाइड कम होने लगा था, बट मैंने कुछ लोगों से बात वहाँ पे करी है, तो वहाँ के मुस्लिम्स ये कहते हैं कि हमें अभी ये भरोसा नहीं है कि जाट हमारे को वोट करेगा कि नहीं करेगा। वो जो फॉल्ट लाइंस हैं, अब इस बिल के वापस होने के बाद वो फिर से धीरे धीरे उभरेंगे। अभी तो बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीनरी ने काम ही नहीं शुरू करा, अभी तो उनके लोग गांव में जा नहीं पाते थे। अब दोनों तरह की पंचायतें होंगी। अब 2 इश्यूज़ और उठा दिए गए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, पावर बिल का, नॉल। ये आज के मुद्दे नहीं है, ये पुराने मुद्दे हैं। दोनों तरह की पंचायतें होंगी, किस तरह की? मतलब एक तरफ पंचायत होगी जो कि ये कहेंगे कि हमारे जब तक मुद्दे पूरे, हमारी सारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी, तब तक हम लोग नहीं सपोर्ट करेंगे और हम बीजेपी को नहीं आने देंगे। और दूसरा वो होंगे जो समझाएंगे कि मोदी जी ने क्या किया है। एमएसपी पावर बिल एक मुद्दा है, जैसे वहाँ के गांव के लोग कह रहे हैं, अरे भाई इस समय सरकार प्रेशर में है, ले लो जो मिलता है। तो हम प्रेशर लगाए रखेंगे, इलेक्शन का टाइम है, ये वक्त है, हमें एमएसपी लेना पड़ेगा। बट एमएसपी देना गवर्नमेंट की एक मजबूरी हो सकती है, वो नहीं देंगे, क्योंकि जैसे मेरी मालवीय जी से वो सत्यपाल मलिक से बात हो रही थी, बोले देना पड़ेगा, हार के देना पड़ेगा। बट इट इज़ नॉट एन, हमारी जो इस समय की इकोनॉमी और जो हालात हैं उसमें, इकोनॉमी से याद आया कि सरकार ने रिजर्व तक इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया, पहली बार भारत या में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई डोंट थिंक सो इस समय इलेक्शन को लेके भी वो कर पाएंगे। यस, वो 6,000 रुपये, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये वो जो जाते हैं बैंक में, वो इलेक्शन से पहले एक बारी चला गया है 6,000 रुपये कई लोगों के बैंक में। फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया है, अब फ्री ऑयल एंड पल्सेस भी शुरू हो गया है। एंड आई थिंक इलेक्शन से पहले जो स्टेट गवर्नमेंट को अपना देना होता है शेयर, वो भी दे देंगे। इस तरह के डोल्स पहुँचेंगे। तो वेस्ट यूपी अब भी बिल्कुल ओपन है। मेरा अपना मानना ये है कि आरएलडी ने बहुत गेन करा है, एसपी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, ऑपोजिशन अपनी जगह बना रहा है, बट 325 से उनको 150 पे गिराना बीजेपी को, अभी उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आलोक जी, आपके पास आ जाती हूँ आखिरकार। आप सिर्फ उत्तर प्रदेश को नहीं जानते, आप पूरे देश की राजनीति को जिस तरह से आपने समझा अलग अलग शहरों में काम करने के दौरान और राष्ट्रीय स्तर पर भी, 2 महत्वपूर्ण बातें जो सुनने में आती हैं वो ये कि ऐसा लगता है, अंग्रेज़ी में कहें तो ऑन द फेस ऑफ इट, कि ये हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है। और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का मतलब ये हुआ कि जब लोग ये कहते हैं कि ईवीएम मशीनों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, रिग किया जा रहा है, तो आर्ग्यूमेंट ये होता है कि दिमाग को रिग कर लिया गया है भारतीय जनता के, और ख़ासकर जो वोट कर रही है हिंदुत्व के नाम पे। लेकिन उसका ठीक ऑपोजिट साइड ये है कि एक तो सेंटिमेंटल हिंदू है जो कि मंदिर के लिए वोट करता है, या वो समझता है कि जो हिंदू बहुसंख्यकवाद है आखिरकार उसकी बारी आ गई है, मुस्लिम तुष्टिकरण के खिलाफ हम वोट देंगे। लेकिन दूसरी तरफ वही हिंदू 500 रुपये का राशन, 1,000 रुपये अकाउंट में पहुंच जाना, 5 किलो दाल, 5 किलो चावल, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए आरफत, जैसे आप कह रही हैं, ये जैसे हम लोग अक्सर अपनी बातचीत में कहते हैं कि मुसलमान कोई मोनोलिथ नहीं है, इसी तरह हिंदू भी कोई मोनोलिथ नहीं है। ये वही हिंदू नहीं है जो मंदिर को देखकर खुश हो रहा है और वो वही अपने अकाउंट में 500 रुपये पाकर खुश हो रहा है। हो सकता है वो एक ऐसा हिंदू हो जिसके अकाउंट में बहुत पैसा हो, वो बहुत से लोगों को हर महीने बांटता भी हो, लेकिन वो भी इस बात से खुश हो रहा है कि मंदिर बन रहा है। एक बात ये कही गई कि साहब ये मंदिर तो अब ख़त्म हो गया इशू, क्योंकि ये तो बनना था, अब बनने लगा है। ये शायद इस चुनाव में इसको आप कैश नहीं करा पाएंगे। लेकिन मैं निजी अनुभव से कह रहा हूँ, लोगों से जो मेरी बात होती है, अभी भी लोग जब इस बार दिवाली पर दिए जलाए गए तो उसको देख के बहुत ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं, और वो अभिभूत थे कि भाई इस बार दिवाली मन गई। तो इसका अर्थ है उनके मन में ये कहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं परिवारों में ऐसे लोग भी हैं जो मोदी और योगी का नाम नहीं सुनना चाहते हैं आज की तारीख में। तो इसे कैसे समझेंगे फिर हम? अब इसको समझना बड़ा मुश्किल है। आपने कभी बर्फ़ का गोला बनाया है, स्नोबॉल जिसे कहते हैं? तो बर्फ़ का गोला, इतनी सी बर्फ़ लीजिए और उसको लुढ़काना शुरू कीजिए, वो बनता चला जाता है।
तो जो अभी आप बात कर रही थी कि मुद्दा महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी, हिंदुत्व होगा, जात होगी, पता नहीं है क्या होगा, और उसमें बहुत वक्त नहीं लगता है। मुद्दा कब खड़ा हो जाए पता नहीं चलता है। इंदिरा गांधी जब प्याज के दाम पे हारी, या जनता पार्टी जब उसी चीनी या प्याज के दाम पे गई, तब किसी को नहीं पता था कि ये मुद्दा बनेगा। ये मुद्दे दरअसल उस बर्फ़ में एक लेयर और जोड़ने का काम करते हैं। आप पहला गोला किस चीज़ का बनाएंगे, सवाल ये है। नहीं आलोक जी, जब मैं बात कर रही थी लोगों से और मैंने खुल के पूछा कि भाई आप खुश नहीं हैं कि मंदिर बन रहा है, तो उनमें से ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि बहुत खुश हैं कि मंदिर बन रहा है और आखिरकार हमारी ये मुराद पूरी हो रही है। बहुत सालों से ये हमारा ड्यू था। और उसमें मैं कहूँगी कि वही अलग अलग तरह के लोग थे। वो भी था जो बाहर फूल बेच रहा था, और वो भी था जिसकी छोटी सी कंपनी चलती है, और वो भी हो सकते हैं जो एक वकील हैं, अदालत में जाके जिरह करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उनकी किताब है, लेकिन फिर भी मंदिर बनने पर खुश हो रहे हैं। लेकिन ये मुझे किसी ने नहीं कहा कि सिर्फ मंदिर बनना उनके वोट देने को डायरेक्शन देगा। तो क्या ये फ़र्क है कि ये तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन थी जो पूरी हो रही है? ये बड़ा सवाल है। देखिए, एक तो ये कि कोई आदमी बताएगा नहीं ईमानदारी से कि वो किस बात पे वोट देगा या वो किसे वोट देने जा रहा है। मेरा अपना अनुभव कम से कम 30 साल, मैं जब भी चुनाव के बारे में बात करने गया हूँ, मैंने पाया है कि वहाँ बात करके आपको कुछ हासिल नहीं होता है। आप मुंह बंद करके लोगों की बात सुन के बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन मंदिर बनना या जो अकाउंट में पैसे आना, अब जिसके अकाउंट में एक बार 2-2 हज़ार की 3 किस्तें यानी 6,000 रुपये आ गया है, अब आप कहेंगे कि हम अगली 2 किस्तें और देंगे तो हमें और वोट देगा, ऐसा नहीं होने जा रहा। अब वो मानता है कि ये 2,000 रुपये तो अब मेरा राइट है, ये अब न्यू नॉर्मल है, ये आए या कोई और आए, अब किसी की हैसियत नहीं है कि ये पैसा देना बंद कर दे। तो इसलिए वो उस पैसे से नया वोट नहीं मिलेगा। अब आप कोई नया चमत्कार करें, जैसे अब केजरीवाल जी ने कहा मैं सब महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये दूंगा, वो यहाँ यूपी में करेंगे या नहीं मुझे नहीं मालूम है। एमएसपी का जो सवाल है वो बड़ा सवाल बनेगा। उसको लेकर जिन इलाकों के किसानों ने एमएसपी से फ़ायदा उठाया है, उससे ज़्यादा वो किसान उसको ध्यान से देख रहे हैं जिनकी फसल एमएसपी पे नहीं बिकती है और जिनको आज तक इसका फ़ायदा नहीं मिला है। और ये इस सरकार के ख़ास लोगों का किया धरा है। इन्होंने बार बार हाईलाइट आखिरी किया। बात आपसे मैं पूछ लेती हूँ, उसके बाद मैं शरद जी की तरफ जाऊंगी कि जैसे हर चुनाव का एक सेंटिमेंट होता है, क्या उत्तर प्रदेश में कोई एक मुद्दा ऐसा बन पाएगा जिसको ये माने कि ये उत्तर प्रदेश की जनता का सेंटिमेंट है, इस पर वोट करेंगे या नहीं करेंगे? इस वक्त अगर कोई ऐसा मुद्दा बनेगा तो वो यही है कि क्या हमको योगी आदित्यनाथ को रखना है या हटाना है। तो अगर आप, जिसको आप फॉल्ट लाइन की बात हो रही थी, तो मूल फॉल्ट लाइन अब योगी आदित्यनाथ हैं कि लोग इनको वापस इसी जगह देखना चाहते हैं या लोग इनको कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहते। मेरे को लग रहा है कि जैसे ना जैसे जैसे इलेक्शन बढ़ेगा वो फिर से पर्सनालिटीज़ पे जा रहा है, मुद्दे फिर पीछे हो जाने लगते हैं। अब की बारी जब जाएगा, जो किसान है उसका मुद्दा है एमएसपी, बट वो कहेगा मुझे तो अब की बारी जयंत को जिताना ही है, कुछ ही हो जाए। अखिलेश का सपोर्टर, वो कोई भी मुद्दा हो वो अखिलेश के साथ जाएंगे। योगी मोदी, उनको तो वोट वैसे ही मोदी का मिलता है या योगी में। तो एक पर्सनैलिटी ड्रिवन इलेक्शन भी होता हुआ और लग रहा है ये। शरद जी, वो तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, अभी भी लोग कह रहे हैं कि कैप्शन बताइए उस तस्वीर का जिसमें योगी और मोदी साथ साथ हैं। किसी ने ये भी ट्वीट किया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि इनको तो हिंदू ट्रेडिशंस के बारे में पता नहीं है कि जो एक योगी होता है उसकी इस तरह से कंधे पे दोस्ताना हाथ नहीं रखा जाता, उसके पैर छुए जाते हैं। खैर वो सब अलग बातें रहीं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि देखिए, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता ने पहला चांस दिया और 5 साल उनको दिए। अखिलेश यादव कोई नए कैंडिडेट नहीं? ये एक लाइन अल्फा इसमें मैं बीच में जोड़ना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी को कभी चांस नहीं दिया। सही बात है आपकी, मतलब भाजपा को वोट दिया, लेकिन उनको देख लिया, उनको एक मुख्यमंत्री के तौर पे देख लिया उन्होंने, उनका एक्सपीरियंस। अखिलेश यादव, उनकी पार्टी की पॉलिटिक्स, वो भी उत्तर प्रदेश के लिए नई नहीं है, यानी कि कोई ऐसा नया चार्म या कोई नया चेहरा नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता को ये पता है कि भाजपा को वोट देने के मायने ये हैं, सपा को वोट देने के मायने ये हैं। अभी आपने अपने पिछले जवाब में कहा कि इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर होगी, तो क्या इसमें हम जातीय ध्रुवीकरण भी देखेंगे? मैं रिलीजियस पोलराइजेशन पे भी आऊँगी, लेकिन पहले जो एक तरह की जो सेंटिमेंट मिल रहा है वो ये भी कि अगड़ों की पॉलिटिक्स देखी 5 साल में, और 30 साल तक पिछड़ों की पॉलिटिक्स रही, और वो लोग जिन्होंने हाशिए पे महसूस किया पिछले 5 साल में, वहाँ एक तरह का काउंटर पोलराइजेशन हो रहा है। आप इसे देख रहे हैं क्या? मुझे लग रहा है ये सारे फैक्टर्स मिल करके
अल्टीमेटली आएंगे। और जो आलोक ने ऑलरेडी कह दिया वो बात कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे इलेक्शन पहली दफ़े हो रहा है, उसमें भी ओवरराइडिंग फैक्टर मोदी का रहेगा, क्योंकि मोदी के नाम पे वोट मिलता है। मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ के नाम पे आज की डेट में भी उनको, उस टाइम पे भी वो एक तरीके से मोदी पर भी थोपे गए थे और प्रदेश पे तो किसी ने उम्मीद नहीं करी थी, पार्टी वालों ने नहीं उम्मीद करी थी। तो बहरहाल ये जो उनका जो इस वक्त जो उसको रिलीजियस पोलराइजेशन, तो ओवरऑल उसमें कास्ट पे पूछना चाहती हूँ आपसे। हाँ, लेकिन जो कास्ट पोलराइजेशन है, यस, वो हमेशा रहा है और इस बार भी रहेगा। इसमें जो बारीकियां जो हैं इस बार, अखिलेश यादव ने कुछ अच्छे मूव्स करे हैं, क्योंकि ये दिखने लगा था कि एक तरीके से मोदी के नाम पे बैकवर्ड वोट मिला, लेकिन बैकवर्ड्स जो मोस्ट बैकवर्ड्स हैं, जो लोअर ऑफ द बैकवर्ड्स हैं, उनमें वो मार्जिनलाइज्ड ही रहे इस सरकार में। और उसकी एक वजह ये भी है कि योगी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज़्यादा प्रो ठाकुर रहा है पर्टिकुलरली, उससे तो मतलब अलावा बैकवर्ड्स के ब्राह्मण्स तक नाराज़ हो गए। तो इस तरह के की जो ग्रुप्स बने थे उसका फ़ायदा अखिलेश ने बड़ी सेंसिबली उठाया। और अखिलेश ने जो छोटी पार्टीज, जो कास्ट बेस्ड पार्टीज़ हैं, बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, उनको अपने साथ लेने का प्रयास किया और सक्सेसफुली करा, और अभी और आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके के अगर इन्होंने और अलाइनमेंट्स कर लिए तो बीजेपी के लिए डेफिनेटली खतरे की घंटी है। ऑलरेडी उसमें ये फैक्टर भी आ जाता है किसान आंदोलन, उसकी वजह वो तो मैंने बताया ही आपको कि ऑलरेडी कितना भी कहें ये बीजेपी वाले कि भाई किसानों का उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, लेकिन अगर ये फ़र्क नहीं पड़ रहा होता तो मोदी रोल बैक क्यों करते? तो एक कास्ट एलिमेंट आप कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का भी है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल 100% होगा, और वो खाली वहाँ तक लिमिटेड नहीं रहेगा। देखिए वहाँ तक तो तब पहले की बात थी, प्री लखीमपुर में जो हुआ कि किसानों को रौंद दिया गया एक मंत्री की परिवार की गाड़ी से, जिसमें जो और उसमें कितनी भी कोशिश, पूरी कोशिश, जी जान की कोशिश कर ली कि मंत्री के बेटे को अरेस्ट ना होने दिया जाए, सबने आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट की लथाड़ पड़ी तब जाके उसको अरेस्ट किया गया। योगी आदित्यनाथ का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग क्या है कि अपनी जो वो कहना चाहते हैं उसका इतना बम्बार्डमेंट किया जाता है पब्लिक पे कि वो झूठ को भी सच मानने लगता है। और यही इसी पे अब जैसे कोरोना मिसमैनेजमेंट है, उसको भुलाने के लिए इन्होंने एक तरीका अपनाया कि कह करके कि साहब इससे बढ़िया कोरोना मैनेजमेंट कहीं हुआ ही नहीं। अरे हम लोग ने लाशें तैरते देखी हैं नदियों में, लाशें दफनाते हुए देखा है लोगों को, क्योंकि उनके पास जरिया नहीं था क्रिमेट करने का। देखा है किस तरह ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे हैं, धक्के खाए हैं लोगों ने। वो कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं। मतलब योगी आदित्यनाथ तो यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई ये कहे कि ऑक्सीजन की कमी से मरा है तो उसको एनए से लगा दो, मुकदमा लगा देंगे उसके। और क्या भी केस भी दर्ज कर दिया था जी, उसमें जर्नलिस्ट रिसीविंग एंड पे रहे। तो ये उसके बाद नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने तो वो सर्टिफिकेट दे दिया कि उन्होंने तो कहा कि इससे ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड, अनपैरेलल्ड कोरोना मैनेजमेंट कहीं नहीं हुआ। हमने कहा भाई अनपैरेलल्ड तो है, क्योंकि इससे पहले कभी लाशें नहीं तैरी। और यूनेस्को का सर्टिफिकेट भी आने वाला है। नहीं, वो सर्टिफिकेट तो बहुत सारे ले चुके हैं। एक बार इन्होंने, अब देखिए झूठ का मैं उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि इन्होंने एक दफ़े टाइम मैगजीन में एक 3 पेज का एक आर्टिकल छपा, उसमें इतनी तारीफ की पढ़ते ही शक होने लगा कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ है। फिर वो समझ में आया, उसमें छोटा सा कहीं किनारे लिखा था कंटेंट फ्रॉम यूपी, तो एडवर्टोरियल पेड। अभी तक हिंदुस्तानी अखबारों को तो बिगाड़ने में इनका बड़ा, वो इंटरनेशनल मीडिया जिसको लगातार ये कहते हैं कि मायने नहीं रखता, ये साजिश है अंतर्राष्ट्रीय। ब्रजेश जी आपकी तरफ आना चाहती हूँ मैं, मुस्लिम वोट को लेकर बात करना चाहती हूँ कि हमने जातीय ध्रुवीकरण का तो जिक्र किया। जो भाजपा से 2014 से पहले की पॉलिटिक्स थी उसमें ये माना जाता रहा था कि माइनॉरिटीज़ यानी कि जो भारतीय मुसलमान हैं उन्हीं का पोलराइजेशन होता है और जिस फेवर में मुड़ जाते हैं वो पार्टी जीत जाती है। यानी एक बेसिक अगर आपने कास्ट कैलकुलेशन की है तो उसके बाद फिर मुस्लिम पोलराइज होगा, जिस तरफ पोलराइज होगा वो पार्टी जीत जाएगी। लेकिन अब ये जो नई थ्योरी देखने को आई वो था मेजॉरिटी पोलराइजेशन, कि मेजॉरिटी किस तरफ पोलराइज होगा। तो अगर हम मुस्लिम वोट के ऊपर बात करें तो देखिए उसके कितने दावेदार हैं। उसके दावेदार सबसे बड़ी फिलहाल समाजवादी पार्टी नज़र आ रही है, फिर हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी भी है, बसपा को भी कुछ मुस्लिम वोट तो मिलेगा ही, और अब एक नए खिलाड़ी ओवैसी साहब भी आ गए हैं। आप फिलहाल क्या देख रहे हैं, इतने ही कंफ्यूज्ड हैं आप जितना कि यूपी का मुसलमान? नहीं, मुझे कोई भ्रम नहीं है। मुझे लगता है कि अधिकांश क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट जा रहा है। लेकिन हाँ, जिन क्षेत्रों में मुस्लिम ज्यादा है, मैं संभल की बात कर रहा हूं, मैं मुरादाबाद की बात कर रहा हूं, मैं अमरोहा की बात कर रहा हूं, मैं मेरठ के 1-2 सीटों की बात कर रहा हूं, वहां पर ओवैसी का प्रभाव है।
जहां वो निर्णय कर सकता होगा अपने ताकत से। कुछ सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पर उनका प्रभाव है। एक विशेष बात यह है कि इस दौरान जब वो ओवैसी आए थे तो मुझे लगता था कि बिल्कुल जीरो, लेकिन जिस ढंग से वो आक्रमण बोल रहे हैं, जिस ढंग से वो आक्रामक शैली अख्तियार कर रहे हैं, उससे लगता है कि उसमें भीड़ जा रही है। अब एक थोड़ा सा संदेह लगता है कि जो भीड़ जा रही है, जो ताली बजाती है, जो उत्साह से पागल हो जाती है, क्या वो वोट में भी कन्वर्ट हो जाएगी? लेकिन मैं दौरा करके लौटा हूं, मुझे अभी भी यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। कारण कि जी, जब मैं बार-बार जो आरोप लगता है कि ये भीड़ भी जो जा रही है प्रायोजित है। देखिए ओवैसी साहब को पता है कि ये कितना नाजुक इलेक्शन है। ये भारत का जो विचारधारा का एक तरह से दिशा है वो तय करेगा। ये जो बीजेपी की बी टीम है। फिर दूसरी तरफ आर्गुमेंट ये है कि एक लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है और कब तक ओवैसी इस बात का इंतजार करें कि एक तरह की पॉलिटिक्स हो रही है इसलिए वो चुनाव ही ना लड़ें, वही क्यों सैक्रिफाइस करें? देखिए, ये आरोप लगाते हैं कि नागपुर से एक संदेश लेके आए हैं, लेकिन यकीन मानिए, यदि ये डर हटा दिया जाए कि बीजेपी जीत जाएगी, तो मैं फिर कहता हूं कि ओवैसी को काफी वोट मिलेगा। यदि ये हटा दिया जाए, ये आप उल्टी बात कह रहे हैं। अभी तक ओवैसी इसलिए नहीं वोट नहीं मांगते ना, थे कि नहीं वो नहीं, मैं वोट मांगते वही थे सीधी कि बात कह रहा बीजेपी हूं। को दूर रखिए। हाँ। मैं सीधी बात कह रहा हूं कि ये हटा दिया जाए कि बीजेपी जीत जाएगी, यदि ये नहीं करेंगे। बस इसको समझना होगा। हम कभी ये नहीं कहते हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं समाजवादी पार्टी को ही वोट जा रहा। वोट इसलिए जा रहा समाजवादी पार्टी को क्योंकि उनके पीछे एक जनमत है, एक वोट बैंक है। लेकिन यदि आप कहते हैं कि नहीं, आप अपने निश्चिंत होकर वोट डालिए, इसमें कोई किसी के जीतने हारने का कोई वो नहीं, बिल्कुल तो निश्चिंत ज्यादा हो वोट जाइए, मिलेगा। तब ओवैसी को वोट जा सकता है। क्योंकि मैं बात करता हूं लोगों से, वो कहते हैं, वो ओवैसी ये बात समझाने में कोशिश कर रहे हैं कि मायावती इसलिए नेता बन गई कि उनके समुदाय ने उनको वोट दे दिया, आज उनके पीछे चलने वाले लोग हैं। तो उनका भाषण तो गजब का है। हुसैन साहब एक जो आर्ग्यूमेंट में जो दम लगता है ओवैसी साहब की जो बात करते हैं तो उसमें एक जो बात कहते हैं कि सेक्युलर पार्टियों ने मुसलमानों को धोखा दिया हमेशा। वो ये कहते हैं देखिए अखिलेश यादव आपका नाम लेने को तैयार नहीं है। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि हम उसी दौरान बात कर रहे हैं जबकि कासगंज में अल्ताफ़ की हत्या हुई। प्रियंका गांधी हाथरस पहुंच जाती हैं, लखीमपुर पहुंच जाती हैं, लेकिन इतना डर है उन्हें, हालांकि उनके पास खोने के लिए शायद ही बहुत कुछ हो, उसके बावजूद वो वहाँ नहीं गई कासगंज। तो जब ओवैसी ये सब बातें कहते हैं और मायावती का वो एग्जाम्पल देते हैं कि जो हाशिए के तबके के लोग हैं उन्हें अपनी पार्टी चाहिए, सेक्युलर पार्टियों ने आपको सिर्फ धोखा दिया है, तो इसमें दम है या आपको लगता है एक तरह की खुदगर्जी है ये? नहीं, इसमें दम है, क्योंकि अब लोग ये भी सवाल करने लगे हैं कि इतने दिनों सेकुलर फोर्सेस को जिनको मुसलमानों ने जिताया या वोट दिए काफ़ी बड़े तादाद में, तो उन्होंने मुसलमानों को जो प्राइम वो थे पोस्ट थी वो नहीं दिया, या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बना सकते थे, या और इस तरह की और इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। अब उनको राज्य मंत्री बना दिया, या अखिलेश के ज़माने में 11 मंत्री थे मुस्लिम, लेकिन वो एक बड़े मंत्री जो थे मुसलमान, उन्हीं ने 11 को बढ़ने नहीं दिया आगे। ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अब एक चीज़ जो फ़ारसी में कही जाती है कि तंग आमद बजंग आमद, ये नहीं कि आप अब दीवार से लगा दिए गए हैं। तो जो मुसलमानों से जब आप बात कीजिए तो ये कहते हैं कि हमें जो सेकुलर फोर्सेस हैं उन्हीं ने सिर्फ बेवकूफ़ बनाया और अब हम अपनी वो करेंगे। ये सोच उनकी बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं है, इस वजह से कि आप डिसाइसिव वोटर नहीं हैं अभी भी। आप किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तो आप अपने बड़ी तादाद में दे सकते हैं, लेकिन वो भी उससे भी सीट निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। लेकिन ये बात है कि वैसी भले ही कुछ हासिल कर पाएँ या ना कर पाएँ ये वक्त बताएगा, लेकिन उनकी बातों का असर हो रहा है लोगों पर, और वो बातों का असर इस वजह से हो रहा है कि वो जज्बाती बात कहते हैं, इन्हें वो भड़काने के अलावा वो लेकिन कई लोग कहते हैं कि देखिए दोहरापन देखिए ओवैसी साहब का। कांग्रेस पार्टी के हालांकि नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि ये बात करते हैं सीए मूवमेंट की, एंटी सीए मूवमेंट। हैदराबाद में इन्होंने जो है कोई शाहीन बाग बनने नहीं दिया। इसके अलावा वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 100 सीटें लड़ने को तैयार हैं, इतनी सीटें वहाँ तेलंगाना में क्यों नहीं लड़ते हैं? देखिए ये तो हाइप तो देंगे ही वो 100 सीटों की, या वो 100 सीटें अब में क्या जीत पाएंगे वो, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात सही है कि उनकी तकरीरों का असर, जैसा ब्रिजेश साहब ने फरमाया
कि संभल और मुरादाबाद और उन जगह पर उनका असर काफ़ी है। बल्कि मैं आपको अब बता कितनी रही हूँ सीटें कि निकाल पाएंगे यूट्यूब ये पे नहीं कहा जा सकता अभी। यूट्यूब पे भी अगर आप उनके वीडियो देख लें आप, तो वो सबसे पॉपुलर जो लोग हैं हिंदुस्तान में फिलहाल, पॉपुलर पॉलिटिशियन नहीं बल्कि पॉपुलर फिगर्स, उनमें से एक है। मिलियंस व्यूज उनके जाते हैं, तो कम से कम उन्हें सुनने लोग आते हैं। सुनीता जी और आप दोनों से, आलोक जी, आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस चुनाव को आप कितना अहम मानती हैं? कई लोग ये कह रहे हैं कि यही भारत का भविष्य तय करेगा, ये चुनाव 2024 से पहले, कि क्या भारत एक सेक्युलर डेमोक्रेसी बच पाएगा, क्या भारत का संविधान जिंदा रह पाएगा? आप इतना स्टेक लगाना चाहेंगे इस इलेक्शन पे? मैं एक चीज़, पहले तो ये मुस्लिम वोट पे जो डिस्कशन चल रहा था, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ओवैसी साहब 5 साल तो आते नहीं हैं, चुनाव से पहले यूपी चले आते हैं, तो यहाँ का मुसलमान अभी इतना इस समय आज की हालात में व्हेन दे आर पुश टू द वॉल, वो अपने वोट को ख़राब नहीं करेगा। 2 उसके पास एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का और एक वेस्ट बंगाल का, जिसकी बहुत मुस्लिम्स में बातचीत हो रही है। बिहार में तो गेन हुआ वैसे, हाँ, बिहार में तो गेन हुआ उन्हें, बीजेपी को गेन हुआ। हाँ, उनकी वजह से। लेकिन हाँ, हालांकि इसका कोई नहीं, अगर नहीं, मैथमेटिक्स हाँ, देखें तो नहीं mathematics मिलता है। बट ये परसेप्शन बना, और वेस्ट बंगाल में डिवीजन नहीं हुआ तो दीदी को फ़ायदा हुआ। तो एक ये परसेप्शन बना है कि अगर मुस्लिम बहुत ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा और एक के साथ रहेगा तो वो एक बेटर होगा। ये एक ही बात होगी। रहा स्टेक्स की जो बात है, एवरी इलेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। कौन से इलेक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं होता है? क्या 2014 इम्पॉर्टेंट नहीं था, 2017 इम्पॉर्टेंट नहीं था? हर के लिए मुद्दा फ़र्क हो सकता है। कोई कहेगा कि 2022 का इलेक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट विल डिसाइड 2024 में कौन आ रहा है। जो मोदी के सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, तो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी पॉलिसीज़, वो सब ठीक है। तो मुझे लगता है एवरी इलेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड यूपी का इलेक्शन तो डेफिनेटली नहीं, इम्पॉर्टेंट। लेकिन सुनीता जी, जो ये कहा जा रहा है कि अभी आरएसएस को देखिए, आपके 7 साल उनकी सरकार पहले से ही मौजूद है, और ये शायद पिछले 100 साल में पहली बार इतना मजबूत हुआ है आरएसएस, और इस मौके का इस्तेमाल करना चाहता है। जो माइंड के मैनिपुलेशन की बात हो रही है कि अगर इस सब के बावजूद कि कोरोना का कितना भीषण मिसमैनेजमेंट हुआ, बेरोजगारी हुई, महंगाई हुई, इस सब के बाद भी अगर वापस सरकार आती है, इसका मतलब कि जनता तैयार है, एक हिंदू राष्ट्र के लिए दरवाजे खुल रहे हैं। डेफिनेटली। आप अभी मुद्दों की बात कर रही थी, आज कौन कोरोना की बात कर रहा है? आप जब तक हम लोग इलेक्शन में जाएंगे, आई थिंक जिन मुद्दों पे आज हम बात कर रहे हैं वो बदल जाएंगे। एक एक लाइन के तो मुद्दे बदल जाते हैं। वेस्ट बंगाल में चुनाव ही बदल गया, एक स्टेटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, उसने सारा चुनाव बदल दिया था। तो डेफिनेटली, अगर मैं इतना तो नहीं कहूँगी कि हिंदू राष्ट्र के लिए लोग एक फाउंडेशन लगाएंगे, बट डेफिनेटली उससे ये ज़रूर पता चलेगा कि लोग इस समय एक हिंदू वाली जो फीलिंग है और हिंदुत्व वाली जो फीलिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आरएसएस का जो अपना गेम प्लान है उसमें वो सक्सेसफुल है। बट हर 10 साल में चेंज आता है। पिछले कुछ चुनाव देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी, इवन अटल जी भी हार गए थे। तो लेट्स नॉट, आगे क्या होगा, लेट्स सी। लास्ट कमेंट्स। वो जो सुनीता जी करी वहाँ से शुरू करूँगा। तो शिराजा बिखरने में बहुत वक्त नहीं लगता है, और जहाँ तक रहा इम्पोर्टेंस या स्टेक का सवाल, वो है बहुत गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि अगर ये चुनाव 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, उसके बाद वो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। हालांकि ये सवाल अब बहुत हल्का रह गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनके पास कोई और ऑप्शन रहता नहीं है इस चुनाव को जीतने के बाद। और अगर वो बना देते हैं तो फिर योगी आदित्यनाथ की पर्सनालिटी अचानक बहुत बड़ी हो जाएगी इस हालत में भी चुनाव जीतने के बाद। और तब शायद भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार से जुड़े संगठनों के भीतर एक कट्टर और एक अति कट्टर फोर्सेस के बीच में मुकाबला होगा, जो कि बहुत खतरनाक होने जा रहा है। जो अभी पहले बात हो रही थी मुस्लिम वोट्स की, वहाँ मैं कहूँगा कि एक तरफ आप मुस्लिम वोट्स की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप हिंदू वोट्स की बात कर रहे हैं। ऐसे में जो इस देश में बड़े लंबे समय हमने बहुत मेहनत करके, हमारे पूर्वजों ने एक सेकुलर परंपरा खड़ी की, जिसको दोनों तरफ से अब जिस पे सवाल उठ रहे हैं, वो बहुत गंभीर खतरे में है। वो एक तरह से चक्की के 2 पार्टों के बीच में पिस रहा है। और ये मुझे लगता है आज की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कोई यहाँ संविधान की बात करेगा, क्या कोई यहाँ सबकी बात करेगा, या हर एक आदमी अपनी अपनी बात करेगा। हम अपने अपने आत्मनिर्भर होने की तैयारी करते रहें और अपनी अपनी सोचते रहें, हम अपने पड़ोसी की न सोचें। और अगर ये राजनीति सफल होने जा रही है
तो फिर हम खतरनाक दौर में बढ़ रहे हैं। मैं सबसे नहीं बड़ी कहूँगा कि इसमें हम अहम बात तो ये इससे भी है निकल नहीं पाएंगे, जी हाँ, और लेकिन दूसरी बात ये कि जो आप कह चुनौतियां रहे हैं कि बहुत बढ़ दोनों जाएंगी। अलग अलग सोचेंगे तो ऐसे में तो अल्पसंख्यक ही नुकसान में रहेगा, क्योंकि संख्या जिसकी ज़्यादा होगी उसका ज़्यादा प्रभाव होगा। और जिसे एक न्यूमेरिकल इन्फीरियरिटी कहा जाता है, चुनाव में तो कभी भी माइनॉरिटी उतना रोल कभी प्ले कर ही नहीं सकता जो न्यूमेरिकली जो नंबर के हिसाब से इन्फीरियर है। तो अब इस पर एक काउंटर है। एक सीधा गणित है कि अल्पसंख्यक नुकसान में रहेगा, लेकिन इसका एक नुएंस है और उस पर अगर आप ध्यान दें, पिछले साल 2 साल 3 साल में जो लोग देश छोड़ के चले गए हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो हाईली स्किल्ड लोग हैं, वो लोग जो बहुत पैसा कमाते थे, कितने डॉलर मिलियनियर्स भारत छोड़ के चले गए हैं, इसका हिसाब देखिए आप। तो अगर हर तरफ से अच्छे लोग चले जाएंगे तो यहाँ बचेगा क्या? बहुत साल पहले टाइम मैगजीन ने कवर स्टोरी छापी थी अफ़गानिस्तान पर। तब मैं लखनऊ में नवारा टाइम्स में काम करता था। हु विल रूल द ग्रेवयार्ड्स? तो क्या हम उसके लिए हमको वो नज़ारा सोचना चाहिए। आपके यहाँ कोई काम का आदमी बचे नहीं, हर आदमी सोचे। और ये मैं आम आदमियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार में शामिल एक इंसान का कोट आपको दे रहा हूँ। उन्होंने एक दिन हमारे मित्रों में पूछा कि भाई कुछ विदेश में कहीं प्रॉपर्टी वगैरह ले रखी है, बच्चों के इंतजाम किया हुआ है? कहा नहीं, सब यहाँ है। नहीं, बाहर रखना चाहिए, यहाँ कब तक रह पाओगे? देखिए आप, बहुत दिलचस्प बात है तो ये। आप सोचिए। मुझे तो जनरल ज़ियाउल हक के बाद का पाकिस्तान याद आ रहा है, जिस दौर में वहाँ के एलीट मुसलमानों ने सपोर्ट किया कि मिलिट्री रूल होना चाहिए, एक कंजर्वेटिव इस्लामिक स्टेट बनाना चाहिए, और वही लोग सबसे पहले थे जो देश छोड़ के भाग गए। और अभी भी देखिए वहाँ जितने बड़े जमींदार और बड़े बड़े मुसलमान जो हैं पाकिस्तान वो में, आग लगा के वो भागना सब उनके विदेश लिए भाग आसान चुके है। हैं। तो उम्मीद है कि हमारा देश कम से कम उस मुहाने पे ना जाए जल्दी से। पर जल्दी से एक बात मैं कहना चाहूँगी, वोटर कैन स्प्रिंग सरप्राइजेस। एक चीज़ आप ये रखिए, हमारा वोटर बड़ा इंटेलिजेंट है, बट एट द सेम टाइम आपकी ऑपोजिशन कहाँ है? हम किसको, मतलब आदमी कहाँ जाके किसको वोट दे के आ जाए? आई थिंक इट्स अ टाइम, अगर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कंट्री, किसी और का भी कोई रोल है ना। वोटर अपना खेल खेलेगा, यू वर्क। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो कहा जाता है कि एक अगर कोई आइडिया, यानी एक कोई विचार अगर बाजार में या सियासत में आया है तो उसका काउंटर होता है उस आइडिया को कुचलना नहीं, बल्कि उससे और बेहतर एक ज़्यादा आकर्षक और खूबसूरत आइडिया पेश करना। जो सुनीता एरन कह रही हैं कि वो आइडिया कहाँ है, यानी अगर आरएसएस और बीजेपी ने एक आइडिया सामने रखा है कि वो एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और आइए अब सब शामिल हो जाइए, सेनाएं बना लीजिए, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो क्या सेक्युलर इंडिया के लिए, लिबरल इंडिया के लिए जो बनाने वाले लोग हैं, वो आइडिया सामने रखने वाले लोग हैं, वो कहाँ हैं और वो कैसे उसको आकर्षक बनाएंगे, बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगा। लेकिन ये बात ज़रूर अहम है कि उत्तर प्रदेश का ये चुनाव, सुनीता जी ने कहा सारे चुनाव अहम होते हैं, लेकिन फिर इस बात को लेकर मैं ख़त्म करूंगी कि ये शायद हमारे इतिहास के सबसे अहम चुनावों में से एक है। शुक्रिया। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.